हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज बात बजट सत्र के संग्राम की कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन खूब नोकझोंक हुई। सदन में विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए और किसानों से लेकर नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा भी सदन में खूब गूंजा। सदन में संग्राम देखने को मिला और इस संग्राम के बीच बहुत सारे सवाल भी उठे। जवाब सरकार से मांगे गए, कुछ जवाब मिले भी और कुछ का इंतजार भी रहा। विपक्ष जब बार बार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की जा रही प्रदेश में विकास करने के लिए, तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, जबकि विपक्ष यह कह चुका है कि सरकार मुद्दे से भाग रही है। बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दे सदन में उठाए, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं हुई और विपक्ष ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर आरोप लगाए। जरा रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई। मुद्दे कई थे और उन मुद्दों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। सदन में जिन मुद्दों पर बहस हुई उसमें रेवाड़ी एम्स, नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा और किसान से जुड़े मुद्दे शामिल थे। मनेठी में एम्स को लेकर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एम्स बनाने का फैसला कांग्रेस सरकार ने लिया था। वहीं बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने एम्स के केवल 2 कमरे बनवाए थे। गलत ढंग से शुरुआत करेंगे और कोई टिप्पणी ऐसी करेंगे जो अनुकूल नहीं है, मर्यादा से बाहर है, तो उसको बोलने का किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए और कोई कोशिश करेगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। किसानों के मुद्दे को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने सरकार पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर कई आरोप लगाए और इन्होंने कहा था कि गेहूं का दाम 2100 रुपए किया जाए। अब फिर ये कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। बोलते नहीं अब कैप्टन साहब, क्या हो गया? इनकी खुद की केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में ये बात कही। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, ये जो हमारी केंद्र की सरकार ने कदम बढ़ाया है, जो हम मांग करते हैं उसी दिशा में बढ़ाया है और ये लगभग लागत के आधार पर 50% जोड़ करके उसमें दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और वित्त मंत्री के बीच खूब नोकझोंक हुई। वहीं उन्होंने कहा कि जीएसटी का सबसे ज्यादा असर किसानों पर हुआ। जीएसटी ने किसानों की कमर तोड़ दी। सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है। किसान के ऊपर आज की तारीख में जो जीएसटी लगी, उसकी वजह से उसका ट्रैक्टर महंगा हुआ, उसकी खाद महंगी हुई, उसका बीज महंगा हुआ, उस किसान के खेत में जो कीड़े मार दवाइयां डाली जाती है वो महंगी हुई। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सदन में पहले भी ये बात विषय को रखा है और मैंने आपके लीडर ऑफ अपोजिशन के और इनकी पार्टी के अन्य नेताओं के बयान भी अखबारों में पढ़े हैं और ये जानकारी इनकी सरासर गलत है और इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। इनकी समस्या ये है कि ये झूठ बयानी का सहारा लेकर के अपनी बात पर रखना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं और मैं विधानसभा के पटल पर कह रहा हूं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हो और कृषि में उपयोग होने वाले सब प्रकार के इंप्लीमेंट्स में जो वैट में और एक्साइज के रेजीम में जो टैक्स लगता था, जिसको एम्बेडेड टैक्स का टोटल जो कैलकुलेशन करो,
तो जीएसटी लगने के बाद उसमें कटौती हुई है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, इनको पता कुछ होता नहीं है, कोई इनको कान में कह देता, उसको गीत गाने लग जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर भी सदन में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के साथ कितने विधायक हैं इसकी वोटिंग की मांग उठाई। अनिल विज ने इनेलो की टूट पर चुटकी ली और जेजेपी समर्थित विधायकों के लिए अलग सेटिंग प्लान की मांग की। सदन में दूसरे दिन जमकर संग्राम हुआ। सरकार पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए। तीखी नोक-झोंक में कई असल मुद्दे छूटते भी नजर आए। इससे आने वाले दिनों में सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। न तो सरकार और न ही विपक्ष झुकने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, ना सरकार मानने को तैयार है, ना विपक्ष झुकने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में आखिर किया क्या जाए? प्रदेश आखिर किस रास्ते पर चल पड़ा है? सरकार जिस नीतियों के साथ ही कह रही है कि हरियाणा का विकास होगा, और बजट के अंदर, बजट सत्र के दौरान जब जिन चीजों को लेकर चर्चा की जानी चाहिए, विपक्ष कहता है कि आपने समय ही नहीं दिया, और सरकार जब दूसरी तरफ कहती है कि मुद्दा नहीं है, यदि आपके पास मुद्दा हो तो चर्चा कीजिए। डबल सिटिंग के लिए भी तो प्रावधान किया गया, और 2 दिन ऐसे रखे गए हैं जब 1 दिन के अंदर डबल सिटिंग होगी। तो यदि आपको लगता है कि समय कम है तो हमने डबल सिटिंग के जरिए उन तमाम चीजों के लिए प्रावधान किया है। तो चलिए जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल सदन के भीतर उठे, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए। लेकिन जब एम्स बनाने को लेकर जब बातें की गई तो चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि हमने इसकी शुरुआत की और अब सिर्फ उसकी घोषणा कर दी गई। जरा शुरुआत कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ प्रदीप जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रजवंत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अरविंद जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। लेकिन जरा सुदेश जी, बार बार ये आरोप लगते रहे हैं जब भी बजट सत्र चलता है या फिर कोई और सत्र होता है, तो उसमें ये आरोप आपके ऊपर हमेशा से लगते आए हैं। इससे पहले भी जितने सत्र रहे हैं उसमें ये आरोप लगता है कि सरकार बचना चाहती है विपक्ष के सवालों से, इसीलिए जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको छोटा कर दिया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आया। मार्च तक के लिए टाइम जो निर्धारित किया गया था उसको आपने छोटा कर दिया, 27 तक कर दिया। तो अब विपक्ष ये कहता है कि हम यदि सवाल करना चाहें, सरकार से कुछ पूछना चाहें कि कितना आपने काम किया, और कई ऐसे विषय रहते हैं जिसको लेकर यही मौका होता है जब वो जनता की बातों को आपके सामने रख सकते हैं। वैसे तो आप सुनते नहीं, लेकिन यदि आपने इसको भी छोटा कर दिया तो वो अपने सवाल कहां पूछेंगे? देखिए शुभेंदु जी, अगर बात करें विपक्ष की, प्रतिपक्ष की, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की करें चाहे कांग्रेस की करें, मुद्दा विहीन है। मुद्दे नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं सदन की और सीटिंग की, तो हमने सीटिंग बढ़ाई, आंकड़ों के आधार पर बढ़ाई। 2000 से 2014 की जो सीटिंग थी वो सेशन तो 14 दिन था और सीटिंग थी 66। 2014 से 18 में सेशन 13 और सीटिंग 73। हमने इसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन इसके बाद भी अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई बहाना कि किस प्रकार से हम वॉकआउट करें, कोई ना कोई क्या बहाना मिले और किस प्रकार से वॉकआउट करें। अगर प्रदेश के हक और हकूक की लड़ाई किसी ने लड़ी, अगर सबका साथ सबका विकास, बिना किसी भेदभाव के अगर कोई काम किया, चाहे वो नौकरियों की लगा लो चाहे किसानों की लगा लो। अगर किसानों की बात करें तो 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस दिन से आज तक दक्षिण हरियाणा पानी के लिए प्रताड़ित रहा है, बिजली के लिए प्रताड़ित रहा है। हमने बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की, पानी की पर्याप्त व्यवस्था की, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का हमने काम किया। जो जिस प्रकार की बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में थी उसको मिटाकर एक योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम हमने किया। चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सुधार आ चुका है। सरकारी नौकरियों की बोलियां लगती थी, हमने योग्यता के आधार पर काम, बिल्कुल सुधार आ चुका है। शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है, हमारे पक्ष में है। इससे पूर्व 5 जिलों के कॉर्पोरेशन के चुनाव आपके सामने है, जींद का उपचुनाव आपके सामने है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। जनमत हमारे पक्ष में है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। नहीं, एक चीज तो बताइए सुदेश जी, आप कह रहे हैं कि आपने इतना काम कर दिया कि अब आने वाले समय में कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई गुंजाइश बची नहीं है। शुभेंदु जी बिल्कुल है। जिस प्रकार के हालात हमने जब 4.5 पौने 5 साल पहले सत्ता संभाली, जब हम सत्ता में आए तो हरियाणा प्रदेश के हालात बद से बदतर थे। हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार नामक रूपी एक राक्षस से जकड़े हुआ था, उसको छुड़वाने का काम हमने किया। जिस प्रकार से केएमपी के नाम पर ढकोसला करके गए थे उसको पूरा करने का काम हमने किया। जिस प्रकार से
ये बात कर रहे हैं एम्स चलिए, की, आपने इतनी एम्स के भयावह नाम पर स्थिति 2 से कमरे यदि बना के आप गए, ऐसा जिसको कह पूरा रहे हैं करने तो का काम ऐसी हमने भयावह किया। स्थिति से यदि आपने निकाला तो इस बार के बजट के अंदर जो जनता को उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरेगी और क्या प्लान चल रहा है? आप कह रहे हैं कि विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, आपके पास तो नीति होगी, किस नीति के तहत आगे बढ़ेंगे और जो जनता की उम्मीदें हैं कैसे उस पर खरा उतरेंगे? शुभेंदु जी, अगर बात करें नीतियों की तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, किसानों की पेंशन लागू करने का हम काम करेंगे। जो पेंशन हमने समिति बनाई थी, उस कमेटी ने उसकी रिपोर्ट हमारे को मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। वित्त विभाग की तरफ से उसमें आंकड़ों के आधार पर डिस्कशन है। आने वाले समय में विधानसभा में बहुत अच्छे आम जन के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी जाएगी, किसानों के पक्ष की लड़ाई लड़ी जाएगी, कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, अनुसूचित वर्ग के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का एक और सवाल। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव आपने कर दिया, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको कुछ ऐसा लगता हो कि हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए आपने ऐसा कुछ किया हो जिससे आपको लगता हो कि सबसे ज्यादा उनको प्रभाव रहेगा उनके लिए? मैं बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण काम हमने दक्षिण हरियाणा में पानी देने का किया, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए हमने किसानों की फसल का 1.5 गुना करने का काम किया। हमने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। हमने इतने आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई नौकरियों को लेकर बात यहाँ पर विपक्ष बार बार कहता है कि नौकरियां कब आती हैं, कब चली जाती हैं। मुद्दा विहीन है। इन लोगों के कार्यकाल में तो सरकारी नौकरियों की बोली पानी लगती को थी, लेकर सरेआम बोली किसान लगती थी। सड़कों जिस पर आकर प्रकार से प्रदर्शन इंडियन करने नेशनल को लोकदल की मजबूर बात होता है, करें, वो ये तो कहता है कि इनके सरकार ने ऐसा तो इनके कुछ किया नहीं। बेरोजगार युवाओं के हनन में जेलों में बंद पड़े हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में बंद पड़े हैं। ठीक है, मैं कुछ कहूं उससे अच्छा मैं जरा वंदना जी से पूछ लेता हूं। वंदना जी, आपको लग रहा है सरकार और जो सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, कितना भ्रमित हो चुके हैं? देखिए, जहां तक ये मुद्दे की बात करते हैं, आज से तकरीबन 4.5 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो अपने घोषणा पत्र में तकरीबन 154 वायदे किए थे इन्होंने। बाद में जो वायदे किए घोषणाएं की, वो तो घोषणालाल मंत्री जी मुख्यमंत्री जी हैं इनके, उनकी तो बात नहीं करती। वो 154 वायदे कितने पूरे कर लिए वो बता दीजिए। अभी आपने एक चीज देखा कि कुछ रटा रटा एकदम से इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, 4.5 साल भी लड़ी जाएगी। और जबकि आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा कि आपने इतना काम कर दिया, अब तो और करने की जरूरत ही नहीं है, और ये क्या बोल रहे हैं कि लड़ी जाएगी। और सरप्राइजिंगली प्रवक्ता तो छोड़िए, जो हमारे माननीय हैं विधायक जी हैं जितने भी, उनके भी अगर आज आप स्टेटमेंट सुने जो उन्होंने बोली है आज विधानसभा में, तो आप उसको भी सुनेंगे तो जैसे कि विज जी ने कहा कि नरवाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बनाया जाएगा, मेवात में गुरुग्राम से नू अलवर की जो लाइन है बिछाई जाएगी। 4.5 साल बाद भी अभी ये बात हो रही है कि ये होगा वो होगा, वो बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि इन्होंने क्या किया, वो बताने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारी चीजों इन्होंने गिनवाई है, मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूं बहुत जल्दी से। सबसे पहले इन्होंने बोला कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उन्होंने लागू कर दी। लागू हो गई क्या? कंफर्म कर लीजिए एक बार दोबारा से, लागू हो गई है क्या? मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को भड़काने का काम ना करें। वो लड़ाई झूठ लड़ी बोल के जाएगी, मैंने बता दिया, झूठ ना बोले। प्रदेश की जनता के सामने आपका चाल चरित्र चेहरा आ चुका है। जिस प्रकार से आपने देश को कमजोर करने का काम किया है, जिस प्रकार से देश की प्रतिष्ठा पर आपने सवाल उठाए, पूरा देश जानता है। आपने एक चीज मुद्दा विहीन है, मुद्दे नाम की कोई चीज नहीं है। झूठ बोलना आपका काम है, किसानों की कमर तोड़ने का काम आप लोगों ने किया। ठीक है सुदेश जी, सदन में तो आपके ऊपर आरोप लगा है। सुदेश जी, एक वर्ग उठा के देख लो, एक वर्ग उठा के देख लो, 15,500 करोड़ के 15,500 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में, गरीब किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में, राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल पर है। आप बात करते हैं, प्रदेश और देश की जनता जानती है। ठीक है सुदेश जी, विधानसभा चुनाव में मुंह की सुदेश जी, सदन में तो आपके ऊपर ये आरोप लगे रहे हैं कि आपने समय कम दिया, यहाँ पर क्यों? सुदेश जी, सुदेश कटारिया जी, सुदेश कटारिया जी, सदन में आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कम से कम यहाँ तो समय दे दीजिए ना, विपक्ष को कम से कम ऐसा तो ना लगे। ठीक है, जरा सुन लीजिए, अब जरा सुन लीजिए, उनको भी तो कहने दीजिए। प्रवक्ता भी वंदना जी, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जनमत हमारे पक्ष में है। बिल्कुल पक्ष में एक बार आप बोले आप, फिर बोले आप नहीं ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए। वंदना जी ठीक है, अब नहीं बोलेंगे आप, ये क्लियर कर लीजिए। आप ये बताइए मुझे, 70 साल से आप कहां पर थे? और आप इतनी बड़ी और गौरवशाली और ऐतिहासिक जो हमारी पार्टी है उस पर आप आरोप लगा रहे हैं बार बार। आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 10 साल जब हमारी सरकार रही उसमें हमने 12 यूनिवर्सिटीज बनाई, IIMs बनवाए,
AIIMS बनवाए, हमने सड़कें बनवाई। आपने क्या किया नया, ये बताइए कि आपने कोई नया हॉस्पिटल बनवाया? एम्स की बात कर रहे हैं आप? एम्स आप ये बताइए, जब लोग धरने पर बैठ गए तब आपको याद आया कि एम्स बनवाना है। मुख्यमंत्री जी क्या बोले सुन लीजिए। मैं तो चलिए रेवाड़ी में चली गई थी, वहीं आ जाइए, वहीं आ जाइए, आप वहां पर भी आ जाइए, यहीं पर जवाब देता हूं, वहां पर भी आऊंगी। सिर्फ 2 कमरे बनवाए थे, सिर्फ 2 कमरे। रेवाड़ी की बात कर रही हूं, प्रदेश की और देश की रेवाड़ी की बात कर रही हूं, की बात कर रहे हैं, रेवाड़ी बनाएंगे, रेवाड़ी की बात कर रहे हैं। रेवाड़ी में 2 कमरे बनवाए थे, मानते हो? आपने 2 कमरे रेवाड़ी में बनवाए थे, रेवाड़ी एम्स के बनवाए थे, रेवाड़ी एम्स के बनवाए थे। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, चलिए ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक भी कुछ भी नहीं किया, तो कुछ भी नहीं किया। चलिए पहले कुछ नहीं हुआ और ठीक है, ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं, अरविंद भारद्वाज जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वंदना जी ठीक है, सुदेश जी ठीक है, वो तो जनता तय कर लेगी, छोड़ दीजिए ना, कुछ तो जनता के ऊपर भी छोड़ दीजिए, जनता के ऊपर भी छोड़ दीजिए ना, आप अपनी बात रख दीजिए, तय तो जनता को ही करना है ना। नहीं ठीक है, एक मिनट सुदेश जी एक मिनट, सुदेश कटारिया जी, पक्ष को बोलने का अधिकार भी नहीं है, तो फिर आप इन्हें अकेले को बैठा नहीं एक मिनट, महिला से बोलने की तमीज नहीं है आपको। सुदेश कटारिया जी प्लीज, सुदेश कटारिया जी प्लीज इस तरीके से नहीं, सुदेश कटारिया जी प्लीज इस तरीके से नहीं, सुदेश कटारिया जी मैं देखिए सुदेश कटारिया जी, सुदेश कटारिया जी, आप कह दो कि आप बताया करो, नहीं सुदेश कटारिया जी इस तरीके से नहीं चलेगा। सुदेश कटारिया जी, दवाई घोटाला आप लोगों ने किया, जमीन घोटाला गुड़गांव में आप लोगों ने किया, शर्म नहीं आती आप लोगों को, शर्म नहीं आती? इतना तेज चिल्ला के बोलते हो, अपनी बारी में बोला करो, अपनी बारी में बोला करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक मिनट, मैं अपनी टीम से कहूंगा सुदेश कटारिया जी का ऑडियो थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। सुदेश कटारिया देखिए, सुदेश कटारिया जी, सुदेश कटारिया जी एक मिनट, अरविंद जी एक मिनट, वंदना जी एक मिनट, सुदेश कटारिया जी इस तरीके से नहीं चलेगा, सुदेश कटारिया जी इस तरीके से नहीं चलेगा। और यदि आप इस तरीके से बात करेंगे तो मुझे खेद है कि डिबेट के अंदर, एक मिनट, मुझे खेद है कि आपको बीच में रोकना पड़ेगा और आपकी आवाज को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है अरविंद जी ठीक है, लेकिन सुदेश जी मैं चाहता हूं इस मंच पर यदि गलत तरीके से किसी ऊपर टिप्पणी की जाएगी तो मैं आपको रोकूंगा, बिल्कुल रोकूंगा। अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो रोकूंगा मैं आपको। जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा बेहद गर्म रही, लेकिन जरा आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी को जरा चर्चा में शामिल करते हैं। अरविंद जी, एक चीज तो है कि जहां रेवाड़ी के अंदर एम्स बनाने को लेकर अब जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, अभी तो सिर्फ महज एक कदम आगे बढ़े हैं, उसी में इतनी राजनीति हो रही है। सरकार कह रही है कि इसमें पूरा श्रेय, पूरा जो काम था वो हमने ही किया है, लेकिन कांग्रेस इसमें कह रही है कि हमने शुरुआत की, इसके लिए हमने कोशिशें की और उसी रास्ते पर आप आगे बढ़े तो उसका नतीजा ये है। शुभेंद्र जी, जननायक जनता पार्टी की एक सोच है कि विकास के काम जो भी इस देश और प्रदेश के लिए किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार द्वारा किए जाएं, हम सभी कामों का स्वागत करते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते। परंतु यहां जो शंका है वो नीयत पर है। अगर सरकार ये चाहती कि हरियाणा प्रदेश को भी एक एम्स मिले, जो कि बहुत लंबे समय से एक मांग भी रही और एक जरूरत भी थी, तो सरकार को जो उसका पहला बजट था, दूसरा बजट था, तीसरा बजट था, उनमें करनी चाहिए थी। अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो अपना अंतिम बजट था इस टेन्योर का, उसमें जो घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं ये शंका लगती है कि क्योंकि 1-1.5 महीने बाद चुनाव हो जाने हैं, तो आगे पता नहीं क्या कौन सी सरकार आती है, वो इसे अगले बजट में जो पूर्ण बजट आएगा उसमें लेगी या नहीं लेगी या किस तरह से बनेगा, ये जरूर एक शंका पैदा होती है। क्योंकि सरकार ने वादा किया था, इन्हें अपने पहले बजट में घोषणा करके अब तक 5 साल में वो काम कंप्लीट कर देना चाहिए था। ये तो रही आपकी एम्स की बात। दूसरी शुभेंद्र जी, और बहुत सी घोषणाएं सरकार ने की थी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि हम सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज बना के देंगे। आज तक मैं यहां से जो मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, भाई साहब, मैं एक चीज पूछता हूं, बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछ रहा हूं, जब आपका मौका मिले आपको,
तो लिख लीजिए, बेशक बता दीजिएगा। कोई एक मेडिकल कॉलेज जो आप 22 छोड़िए, बनाने तो 22 थे, कोई एक मेडिकल कॉलेज जो आपने 5 सालों में तैयार किया हो। 5 सालों में अगर आप चाहते तो कई मेडिकल कॉलेज बन सकते थे, कोई एक भी अगर बनाया हो तो नाम बता के जाएं आप। और दूसरा, बनाना छोड़िए, आपने एक फरीदाबाद में गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज था, वो भी आपकी सरकार के टाइम में बंद हो गया। ये तो थी मेडिकल कॉलेज की बात। दूसरी, आपने कहा रोजगार की बात। रोजगार के लिए आपने वादा किया था गेस्ट टीचर्स को पहली कलम से पक्का करेंगे। आज तक आपके 4.5 साल सरकार को लगभग होने को है, आपने आज तक किसी गेस्ट टीचर को पक्का नहीं किया। आपकी सरकार में आपने जो औद्योगिक सुरक्षा बल के जो जवान थे 3,500 जिन्हें कांग्रेस ने निकाल दिया था, उन्हें पक्का करने की बात आपने की थी। उनको पक्का करने के बजाय उन्हें डीसी रेट पे लगा लिया, मतलब पुलिस में भी भर्ती डीसी रेट पे। ये देश की जनता ने पहली बार इस देश में देखी। इसके अलावा अगर किसानों की बात की जाए तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्या हाल, क्या हश्र आप लोगों ने किया, वो सब जनता जानती है। आपने कहा कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन मान देंगे, वो आपने नहीं किया। आपने कहा डीसी रेट और कच्चे कर्मचारियों की जो प्रथा है वो हरियाणा प्रदेश से खत्म कर दी जाएगी। आपने खत्म करना तो छोड़िए, आपने और बढ़ा दिया। यही वजह रही कि बिजली बोर्ड, रोडवेज और जो तमाम विभाग हैं, चाहे एनएचएम है या और आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कंप्यूटर टीचर है, लैब असिस्टेंट है, वो सब धरने प्रदर्शनों पर चले गए। 5 साल सभी सरकारी विभाग लगभग धरने प्रदर्शनों पर रहे। ये आपकी सरकार के अचीवमेंट है। इसके अलावा आपने हरियाणा में एक लाइन और मुझे दे दीजिए। आपने हरियाणा हैपनिंग के नाम से एक समिट किया, आपने कहा हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में लाएंगे। आप छोड़िए, आप कोई एक मदर यूनिट का नाम बता दीजिए, एक मदर यूनिट जो आप हरियाणा में 5 सालों में ला पाए हो, जबकि आपने करोड़ों रुपए उसके लिए बर्बाद कर दिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार ने कोई ऐसे काम किए हैं जरा जवाब ले लेते हैं जनता दोबारा इन्हें मौका देना। सुदेश जी पहले जरा जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जरा 2014 से 2019 तक 58,345 औद्योगिक स्थापित किए हैं हरियाणा प्रदेश में। इनमें लागत 25,469 करोड़ की लागत हुई है। उद्योगों में 39 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। ये मैं आंकड़ों के आधार पर बताता हूँ, बात अभी किसानों की करते जी। कौन सा आंकड़ा है? मैं बता रहा हूँ। अरे मेरे किस वेबसाइट पे बताओ? अरे निकाल लो, विधानसभा के प्रश्न उत्तर है, निकाल लो। अरे मेरे कितनी झूठ बोलोगे यार, प्रदेश बताओ, अब आप चेक करता हूँ। अरे आप मेल आईडी दे दो, आपको मेल करवा देंगे, आपको अभी बता देंगे। मैं बता रहा हूँ, विधानसभा में पेश किए, हमारे वित्त मंत्री ने पेश किया। 39 लाख। हाँ करिए चेक। आपके हरियाणा वित्त मंत्री ने बजट कहां पेश किया? करिए ना चेक तो करिए। सवाल का जवाब में मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अगर बात किसानों की झूठ और लूट की राजनीति में आपके झूठ बोलना प्रदेश की जनता। मैंने सवाल पूछा था मदर यूनिट का। मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेडिकल कॉलेज को लेकर भी सवाल था। अगर कॉलेज की अगर है जवाब तो बता करें तो 36 नए राजकीय कॉलेज, 36 महिला विद्यालय हमने खोलने का काम किया। मेडिकल कॉलेज राजकीय महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज। अरे मेरी बात तो सुन लो, मेडिकल कॉलेज बन गया। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अब सवाल का जवाब प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनमत है हमारे पक्ष में। आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं है। बता रहा हूं, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं, आप झूठ बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बता दो, झूठ की राजनीति में तड़ा एक मेडिकल कॉलेज प्रदेश की जनमत हमारे पक्ष में है। लोकतंत्र में सुदेश जी एक मिनट ठीक है। सुदेश जी जवाब है, बखूबी बताएगी। है जवाब सुदेश जी जवाब है आपके पास? मेडिकल कॉलेज मैं बता दे रहा हूँ। कौन सा? अरे मैं बता रहा हूँ, हमने 36 राजकीय महाविद्यालय, मेडिकल 26 कॉलेज, मेडिकल राजकीय महाविद्यालय की बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूँ 250 करोड़ का बजट, 250 करोड़ का बनाया। शिक्षा महाविद्यालय मैं बता रहा हूँ 250 करोड़ का बजट। चलिए ठीक है, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं है शायद जवाब नहीं है। ठीक है, जवाब नहीं है शायद। रजवंत जी ठीक है, बस ठीक है। सुदेश जी ठीक है रजवंत जी जरा जल्दी से फिर प्रदीप जी के पास चलते हैं। ठीक है सुदेश कटारिया जी जरा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ठीक है, देश और प्रदेश के विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो चिकित्सा और शिक्षा होती है। जहां पे मेडिकल की बात कर रहे हैं वहां पे इन्होंने कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। ये केवल और केवल ढकोसला है, इनका दिखावा है, ये झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं। शिक्षा का हाल और भी बेकार हो चुका है। ये केवल वही बात है, एम्स के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो हमने एम्स बनवाया नहीं है, अभी केवल उसकी मात्र घोषणा हुई है। इन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। वो 127 दिन वहां की जनता, 127 दिन वहां की जनता के पूरा प्रदेश और देश के छोटे छोटे बच्चों ने, माताओं बहनों ने भूख हड़ताल करके, अनशन करके सरकार पर इतना दबाव बनाया है कि उनकी मांगे उनको माननी पड़ी और केवल उनको झूठा आश्वासन दिया है ये एम्स बनेगा। उस दिन की बताओ ना, तो एम्स में इन्होंने किसी भी चीज का कोई बजट दिया
केवल एक घोषणा करी। एक बार तो सुनने में ये आया था कि 11 तारीख को एम्स का शिलान्यास हो जाएगा, उसके बारे में कहते हैं कि टेक्निकल कोई ऐसी बात आ गई, इसकी वजह से इसका शिलान्यास भी नहीं हुआ। और वहां पे एक आदमी इस तरह की बातें करता है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि जनता वहां पे, छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, किसी की सुनती नहीं है। राजवंत जी, जरा एक सवाल, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक सवाल उठाया था कि अब काउंटिंग कर ली जाए, जरा देख लिया जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल के खेमे में है कौन। जी जी, देखिए ऐसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के पास आज जो विधायक हैं, विपक्ष का दर्जा है, विपक्ष का दर्जा उसके पास है। चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे नेता प्रतिपक्ष है, इसके बावजूद हमारे पास किसी भी चीज की वो नहीं है। कोई विधायक अगर कहता है कि सवाल पूछा गया था नैना चौटाला जी, नैना चौटाला जी से, अगर नैना चौटाला जी कहती है कि भाई हमारे पास, हम लोकदल के विधायक नहीं है, तो वो सदस्यता, अपनी सदस्यता इस्तीफा दे, विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा दे। यानी कि पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, विधायक चाहे कुछ भी करते रहे, हम तो अपना, लेकिन पार्टी स्टैंड नहीं लेगी। पार्टी क्या स्टैंड ले, वो हमने, आप इससे पहले राजकुमार सैनी, आप बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों स्टैंड नहीं लिया राजकुमार सैनी को लेकर। अब आपकी पार्टी के ऊपर बात है, तो आप कह रहे हैं कि जी विधायक यदि स्टैंड ले लें तो हम तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए वो केवल दिखावा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर उनको हमारी पार्टी में, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, और वो जननायक जनता पार्टी में रहना चाह रहे हैं, तो वो उससे पहले इस्तीफा देके आए। वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, इससे ज्यादा उन्हें और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है। प्रदीप जी, इस दूसरे दिन के सत्र जिस तरीके से आज रहा और कल जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी देखी थी, लग रहा है कुछ इस बार के बजट के जरिए कुछ हरियाणा प्रदेश की जनता को मिलने वाला है, या सिर्फ कोरी राजनीति जैसा कि आज नजर आया सिर्फ वही होगा? सुधांशु जी, ये अंतरिम बजट है, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना बेमानी है, क्योंकि ये बजट सिर्फ सितंबर माह तक का है, उसके बाद प्रदेश में चुनाव की स्थिति है। तो इसलिए ये कहना कि इस बजट में बहुत कुछ मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, कुछ घोषणाएं हो सकती हैं जिसपे शोर भी मचेगा, बातें भी होंगी। मैं अभी प्रवक्ताओं के सभी की बात सुन रहा था, आपने भी एक विषय उठाया कि इनको लगा कि समय बहुत कम है, इसमें लोगों की, जनता की समस्याओं की आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। तो एक प्लेटफॉर्म है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, वहाँ समय तय होता है, उसमें सभी दलों के लोग होते हैं। तो ये बात सदन में ना उठा के वहाँ क्यों नहीं उठाई जाती हैं, या तो वहाँ उठाई गई और सरकार ने नहीं मानी तो विधानसभा में ये बात बतानी चाहिए सबको कि हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बात उठाई थी, सरकार ने समय नहीं बढ़ाया, या सरकार ने हमसे झूठ बोला या बरगलाया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ विधानसभा में तो उठती हैं, एडवाइजरी कमेटी में नहीं, वहाँ नहीं उठती हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ सुन रहा था कि अभय चौटाला जी ने किसानों के मसलों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जीएसटी से ट्रैक्टर महंगा हो गया। आप विधानसभा में जा रहे हैं, आप पूरी तैयारी करके जाइए कि जीएसटी से पहले ट्रैक्टर का भाव ये था, अब इतने का मिल रहा है, ये डिफरेंस है। अब सिर्फ कोरी बातों से और इनसे आप विधानसभा में लड़ाई नहीं लड़ सकते। इससे तो सरकार की मौज होगी, क्योंकि उन्होंने आंकड़े पेश किए नहीं, अगले ने जवाब देने में 2 सेकंड नहीं लगाए। ये चीजें हैं कि विपक्ष को भी तैयारी करके घेरना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि विधानसभा में अब अगर विपक्ष ने सरकार को घेरना है तो यूनाइटेड होना पड़ेगा। यहाँ दल ही यूनाइटेड नहीं है अपने अंदर, बाकी एक यूनियन तो तब बनेगी, ये बड़ी चीज है, एक यूनियन तो तब बनेगी जब वो उनके अंदर ही एक ही दल यूनाइटेड नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इस तरह से सरकार को खुली छूट दे रहे हैं, और सरकार मस्ती से अपने जितना भी समय लाती है उतना आराम से निकाल देती है। ये पहला सत्र मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये जान के कि आज दूसरा दिन है, अभी तक कोई वॉकआउट नहीं हुआ, नहीं तो अब तक तो वॉकआउट भी हो लिया होता, अब तक तो बाहर भी निकाल दिया होता। मुख्यमंत्री की जब मुलाकात हाल ही में हुई आलाकमान से, तो शीर्ष नेतृत्व से जब मुलाकात हुई तो चर्चा इस तरीके से भी होने लगी, क्योंकि सत्र की अवधि कम की गई, 27 तक कर दी गई, पहले मार्च तक थी, लेकिन सत्र की अवधि कम होने से इस बात का अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद लोकसभा के साथ विधानसभा करा दी जाए। नहीं सुधांशु जी, ये नहीं है, आपको चुनाव आयोग को भी समय देना होता है, कम से कम 1 या 1.5 महीने के 45 दिन का समय उनको आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उन्होंने भी तैयारियां करनी होती हैं। वो अपनी लोकसभा की तैयारी लगभग कर चुके हैं। आज अगर आप ये कहेंगे कि हम विधानसभा, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग की बात इनकी एक्सेप्ट कर लेगा, और होता भी नहीं, सिर्फ कोरी चर्चाएं हैं। विधानसभा के चुनाव की जो चर्चा है वो अपने, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी भी मसले पे, किसी भी कुछ और मसले भी हो सकते हैं, मुलाकात भी होती है, क्योंकि लोकसभा की सीट्स भी हैं प्रदेश में, तो उन मसलों पे भी मुलाकात हो सकती है। ये
निराधार है। और मैं तो आपको जिस दिन जींद का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था यहीं बैठ के कह रहा था कि आज जींद का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, इसका मतलब विधानसभा के चुनाव साथ नहीं होंगे, क्योंकि आप इस प्रदेश को इतने खर्चे में नहीं धकेल सकते कि आप 1.5 महीने के लिए किसी विधानसभा का चुनाव करा दें। आपको आप पे उंगली उठेंगी और उसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए देखिए, जहां तक सवाल है, ये थोड़ा सा विषय भटक गया। मैं जहां तक विधानसभा की बात कर रहा हूं कि अगर विपक्ष यूनाइटेड नहीं होगा, मुद्दों को आंकड़ों के आधार पर, मुद्दों को एग्जाम्पल के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो सरकारें ऐसी मौज लेती रहेंगी जैसे बीजेपी ले रही। ठीक है वंदना जी, क्यों नहीं हो पा रहा कि आप एक साथ एकजुट आकर, विपक्ष कम से कम सरकार से एक साथ आकर तो ये पूछे कि आपने साहब किया क्या? आप ये तो सवाल करें कि आपने अभी तक जो आपका रोड मैप था, या फिर आप क्या, किस नीति के तहत आप काम करने जा रहे हैं। विपक्ष को तो एक साथ होना पड़ेगा। मैं एक सेंटेंस ऐड कर दूं साहब, जब तक आप किन्हीं कामों को श्रेय लेने में टाइम व्यतीत करेंगे कि नहीं हमने नहीं, तुमने नहीं, हमने किया है, हमने नहीं, तुमने किया है, ये ऐसे उलझे रहेंगे, ये चलता रहेगा। जो सार्थक चीजें हैं जो नहीं हो रही हैं, चलिए एक तो हो गया, घोषणा हो गई, विश्वास तो कीजिए कि जब नहीं होगी तब चर्चा कर लेंगे, जब वो नहीं होगा तब चर्चा कर लेंगे, बाकी जो नहीं हो रहा उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है वंदना जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। पहले शुभेंदु जी ने जो प्रश्न पूछा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लगातार प्रश्न को उठा रही है। अभी वॉकआउट की भी बात हुई, हालांकि एक तरीका है अपना अपोज दर्शाने का, लेकिन आप एक चीज आपने देखी होगी कि जैसे अभी आप प्रवक्ता महोदय को भी देख रहे थे, वो बोलने की नहीं दे रहे थे, और आज जब मैं कार्यवाही को देख रही थी विधानसभा की, तो ये एम्स को लेकर डिस्कशन चल रहा था, और उस डिस्कशन में मैं ये सुन पा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और बाकी दल के जो लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने अपने विधायकों में से किसी को मैंने फोन करा, मैंने पूछा कि क्या कारण है कि आपकी आवाज क्यों नहीं ऑडिबल थी, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो माइक है वो बंद था, हमें स्पेशली बाद में वेल में जाना पड़ा, अपनी बात को रखना पड़ा स्पीकर महोदय के सामने, तब जाकर वो माइक ऑन हुआ। तो ये जो आवाज बंद करने का तरीका है, तो कोशिश इनकी क्या रहती है कि मुद्दे उठे ही नहीं, उनको सामने लाया ही नहीं जाए। और आपका प्रश्न श्रेय को लेकर था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो विधानसभा में बात हुई थी, श्रेय की बात आप यहाँ पर करें, मैं कॉमन बात करूं, नहीं श्रेय लेने में समय नहीं व्यतीत करें, आपने ये बात की थी, तो मैं इसकी बता रही हूँ कि आज क्या हुआ था जो मुझे समझ में आया। पूरा समय इस बारे में बात होती रही कि एम्स जो है ये पहला होने वाला है, और एम्स में जो पहले कभी जो बाड़सा वाला एम्स है उसमें कुछ नहीं हुआ, तो ये बनाने की कोशिश की गई थी। मैं आपको उसका पूरा बताती हूँ कि 26 जनवरी 2013 को एम्स की घोषणा हुई, उसमें ये कहा गया कि 45 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा। 45 महीने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कितने साल है जी, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि ओपीडी उसमें पहले शुरू कर दी जाएगी, ओपीडी उसमें स्टार्ट भी कर दी गई। उसके बाद ये कह रहा कि 2 ही कमरे बने थे, अरे जिसका हमने समय ही बता दिया कि 3.5-4 साल में जाके पूरा होगा, तो उतने समय पूरा होगा ना। केएमपी भी जो है प्रश्न उठता है, अरविंद जी कह रहे थे आपकी 10 साल सरकार रही, आपको 9 साल लग गए बाड़सा में। आप मुझे एक बात बताइए, क्या और चीजें नहीं बनी है क्या? हर एक चीज का टाइम आता है, हर एक चीज बनाई जाती है, हॉस्पिटल्स भी बनाए गए नहीं, क्योंकि इन्होंने पीछे कुछ किया नहीं, इन्होंने पीछे नहीं किया कुछ, फर्क है, इन्होंने पीछे कुछ नहीं करा ना, इन्होंने कोई हॉस्पिटल का जवाब नहीं दे पाए, इन्होंने कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनवाया, इन्होंने एम्स डिक्लेयर किया, हमने ओपीडी भी शुरू कर दी थी कि हमने हॉस्पिटल चलिए ठीक है। आज एक और मसला किसानों को लेकर भी उठा, और जब हरियाणा के अंदर किसानों की बात होती है तो सुदेश कटारिया जी, लग रहा है किसान कल्याण प्राधिकरण जिसके जरिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों के लिए हर परेशानी में सरकार खड़ी है और किसान की हर परेशानी को अपना समझकर हम कदम उठाएंगे। देखिए शुभेंदु जी, बात करें तो किसानों की, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस प्रकार से प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि जो मैंने नीति और नियत बनाई थी उस पर काम करने का अगर किसी ने काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्होंने उसको टच तक नहीं किया। प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय हुए, जिस प्रकार से गरीब किसानों की कमर तोड़ने का काम किया गया इनके कार्यकाल में हुआ। तो मैं अगर आंकड़ों के आधार पर बताऊं तो मैं बता रहा हूं, एक जो जिस तरीके से हम तस्वीर देखते हैं आपने किया, आप मानते हो सफिशिएंट नहीं है? सफिशिएंट बिल्कुल नहीं मानता मैं सफिशिएंट। आप जब पहले मान रहे हैं तो कम से कम आप उसको मानना सकते हैं। हमने शुरुआत की, लगभग काम करने का पूरा किया।
हमने लगभग काम करने का पूरा करने का प्रयास किया, सफिशिएंट नहीं है, मैं भी मानता हूँ। नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ, अगर बात करें पानी की, सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए पानी है। दक्षिण हरियाणा में पानी की बूंद तक 39 साल तक नहीं गई, हमने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, हमने 1.5 गुना उसकी लागत का 1.5 गुना देने का काम किया। बाजरे का भाव अभी तक 1950 आप जो नहरें चल रही हैं उनको तो आप बंद करवा देते हैं, डिनोटिफाई करवा देते हैं, दादूपुर नलवीन है, 40 रुपए भाव देने का काम हमने किया, हमने 1.5 गुना। आप कहां से, क्या कौन सी नीति से कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पानी किसानों तक पहुंचाएंगे, खेती करवाएंगे, लेकिन कैसे? जो ड्राई जोन घोषित आपकी सरकार का ही आंकड़ा है कि हरियाणा के अंदर ड्राई जोन बढ़ रहे हैं, तो आपने उसके लिए क्या नीति अपनाई है? हमने ये नीति अपनाई जिस प्रकार से इन लोगों के कार्यकाल में कैथड़ से ही पानी को रोक दिया गया था, हमने अंतर करने की जरूरत ही नहीं ना। नहीं, हमने उस पानी का बंटवारा करके दक्षिण हरियाणा में देने का काम किया, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। बाढ़डा और लोहारू की माइनर में जहां 39 साल से पानी की बूंद तक नहीं गई थी, वहां हमने पहुंचाने का काम किया। जिस प्रकार से इन लोगों के कार्यकाल में एक जगह तक सीमित था पानी का काम, हमने बराबर बढ़ने का काम किया। अगर एसवाईएल का पानी किसी को नहीं मिला तो उसका पूरा और पूरा अगर कोई जिम्मेदार है तो ओम प्रकाश चौटाला जी है। उस समय जब उनका कार्यकाल था तो प्रकाश सिंह बादल, मैं बता रहा हूँ, पगड़ी बदल भाई थे, बिल्कुल। अगर एसवाईएल का पानी नहीं आया तो उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो इंडियन नेशनल नवंबर 2016 में क्लियर कर सकते हैं। प्रदेश का बेड़ा गर्क अगर किसी किया, भ्रष्टाचार का, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार का जनक अगर कोई है, उसके बावजूद अगर बेरोजगार युवाओं के फैसले के बावजूद एसवाईएल के नहर का निर्माण नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और निर्माण होने के बावजूद उसमें पानी लाया। ठीक है, ऐसे ठीक है, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। ठीक है, जरा प्रदीप जी रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं एक चीज बता दूं कि आज जिस मोड़ पे देश खड़ा है, जैसे कि पता चला है सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया है पाकिस्तान को देने के लिए, तो आज सियासतदानों को फिर से सोचना होगा कि एसवाईएल होती तो इस सिंधु नदी का पानी कहाँ जाए। अब आप पानी रोक तो देंगे, लेके कहाँ जाएंगे? ठीक है। तो आज अगर एसवाईएल होती, बरसों से हम हरियाणा के हिस्से का पानी बरसों से पाकिस्तान को दे रहे हैं। अब सतलुज नहर का पानी बरसों से हरियाणा के हिस्से का पानी अब पाकिस्तान को दे रहे हैं, और वो हमारे से डैमेजेस क्लेम करते हैं। और हमारे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हम कहीं भी पानी, किसी भी पानी, चाहे वो सिंध नदी का हो, चाहे वो सतलुज का हो, कहीं भी डाइवर्ट करके ले सकते थे। आज हमें जो पानी हम छोड़ने बंद करने जा रहे हैं उसे कहीं तो लेंगे हम। तो आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता। तो विपक्ष तो इस बात को मानेगी क्या? इसके बारे में एक चीज बोलना चाहती हूँ। यूएनओ के इंटरफेरेंस के बाद इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी मानना पड़ता है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उन दबाव नहीं, तो अगर ऐसा की बात कर रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तो दादूपुर नहर को काटने का भी काम ठीक है, एसवाईएल का रिजल्ट अभी सतलुज में हमारा पंजाब से मतभेद है, मान लिया हम सतलुज में पंजाब से मतभेद है, अगर हमारा पानी वहां जा रहा है, लेकिन अगर सिंध नदी का पानी बचता है और ऐसे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता, कुछ ऐसे जरिए होते कि जिन जगहों पर पानी की, इस नॉर्थ में जिन जगहों को पानी की जरूरत है, अगर उस पानी को उधर मोड़ दिया जाता, यूज किया जा सकता। 2 साल पहले बन जाती, हरियाणा अपना हिस्सा पूरा कर चुका है। तो पिछली सरकारों ने भी तो कुछ नहीं किया। हम पिछली सरकार जितनी भी रही है उन्होंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, हमारी सरकार ने एसवाईएल के पानी के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। नहीं वंदना जी, अच्छा चलिए, अब ये विषय उठ ही गया है तो मैं जरा इस पे रिएक्शन भी आपका लेना चाहूंगा। सरकार ने जो अब ये कदम उठाया है, इसको एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक दूसरे रूप में माना जा रहा है, क्या सपोर्ट रहेगा विपक्ष का? देखिए, मुझे लगता है कि जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था उसी दिन राहुल जी ने आकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि इस समय हम मोदी जी की सरकार के उसके बाद तो आपके प्रवक्ताओं ने 5 सवाल खड़े कर दिए। जरूरी है, बिल्कुल नहीं, तो अब ये के बाद जरूरी है। अरे देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं सुदेश जी, जहां देश की साख का सवाल है, ठीक है सुदेश जी, ठीक है वंदना जी, जवाब आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बोलने की तमीज नहीं है महिलाओं से। बकवास करते हैं। मैं देखिए एक मिनट बहुत तहजीब से मैं वंदना जी, एक मिनट सुदेश जी नहीं, सुदेश जी शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखिए, शब्दों की मर्यादा। एक मिनट, मैं ठीक है राजवंत जी, सुदेश जी शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखिए प्लीज।
इस डिबेट में ऐसा नहीं चलेगा। ये दूसरी बार हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, आप शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखिए, आप शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। नहीं 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 नहीं, अगर आप इस तरीके से ट्वीट करेंगे तो आप, मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। इस डिबेट में ऐसा नहीं चलेगा प्लीज। मैं सुदेश जी प्लीज नहीं, अगर इस तरीके से आप बात रखेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। चरित्र दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का, चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये है चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। इस तरीके से ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सम्मान करते हो आप महिलाओं का, दिख गया ये। अरविंद जी, पहले आप कहते हैं कि जूता मारेंगे, फिर आप कहते हैं बकवास करते हैं, ये आप बोलते हैं महिलाओं से जूता मारूंगी। नहीं, आपने नहीं, बोला देखिए आपने मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर आपको प्रदेश की जनता देख रही है। यदि आप शब्दों का चयन सही तरीके से नहीं करेंगे, प्रदेश की जनता पर क्या इंप्रेशन जाएगा आपकी पार्टी के लिए, आपके व्यक्तित्व के ऊपर देख रही है जनता आपको आइकन मानते हैं, आपको आइडियल मानते हैं। प्लीज अरविंद जी, मेरी ये वाली बात जी वंदना जी, क्योंकि आपने बोला कि जब राहुल जी कह चुके तो उसके बाद प्रवक्ताओं ने क्या कहा। बिल्कुल मोदी जी सरकार के साथ हैं, लेकिन हम गलत में साथ नहीं है। इतना समय हो गया, अब इस कदम को कैसा देख रहे हैं आप? इस कदम को कैसा देख रहे हैं आप? इस सरकार का ये कदम ठीक है, और भी कदम होने चाहिए। मैं आपको बताना चलिए, अच्छा है ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। मोस्ट फेवर्ड कंट्री में से जब निकाला था तब भी हमने एक प्रश्न उठाया था कि एक साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, उससे भी बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड स्टेशन से कंट्री से निकालने से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ट्रेड का वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। अब साफ्टा जो है अगर उससे निकालेंगे, क्योंकि साफ्टा में जब तक नहीं निकालते तब तक उनको टैक्सेस में अभी भी रिलैक्सेशन है। उसी ट्रेड में अंदर जो सब्जियों के भाव हैं वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं, इसका यानी कि इम्पैक्ट होगा। बहुत सारे स्टेप लेने की जरूरत है, ठीक है, हम उनके साथ हैं। ठीक है, जरा वापस विषय पर ही आते हैं। विधानसभा के अंदर जिस तरीके से चीजें, अरविंद जी आपको लग रहा है कुछ ऐसे और विषय हैं जो उठाए जाने चाहिए और अब आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे? बिल्कुल शुभेंद्र जी, हमारी ओर से जननायक जनता पार्टी को समर्थन दे रहे चारों विधायकों ने 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे थे। पहला ये था कि ओलावृष्टि की वजह से जो हरियाणा के किसानों का नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द सरकार उस पर गिरदावरी करा के उन्हें मुआवजा दे। दूसरा सवाल यह था कि दवा घोटाले को लेकर दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार के खिलाफ तथ्य रखे थे और जांच कराने की मांग की थी कि किसी सिटिंग जज से या फिर हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए, और सरकार ने वादा भी किया था, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये दोनों ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव थे जिनको रद्द कर दिया गया, जिन पर चर्चा नहीं हो पाई। तो इस तरह के जो विषय हैं जो हरियाणा प्रदेश से जुड़े हुए हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर आगे 0 आवर में या और कहीं समय मिलता है तो हमारे जो समर्थित जो विधायक हैं वो जरूर कोशिश करेंगे कि हरियाणा प्रदेश के मुद्दों को सदन में रखा जाए ताकि सरकार उन विषयों पर गंभीरता से काम कर सके। परंतु एक और बात है शुभेंद्र जी कि सरकार के लिए जरूरी ये है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद लगभग 4-5 महीने का ही वक्त और बचेगा सरकार के पास। फिलहाल तो इलेक्शन मोड में 1 महीने बाद चली जाएगी, कि सरकार ने जो 154 वादे किए थे उन सभी वादों को उनकी लिस्ट निकाले और इनके सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी एक मीटिंग बुलाएं, कैबिनेट की मीटिंग, और उसमें उन सारे अपने जो किए हुए वादे जिन्हें संकल्प पत्र कहा करते थे उन संकल्पों को अपने दोहराएं और एक एक करके उन्हें एज इट इज जैसा इन्होंने कहा था उसी तरह से पूरा करें। ये एक हमारा इनसे जरूर सुझाव भी है, निवेदन भी है, क्योंकि उन्हीं वादों के दम पे, उसी संकल्प के दम पर ये सरकार में आए हैं। अदरवाइज वरना जनता को ये लगेगा कि इन्होंने हमारे साथ छलावा किया है और कहीं ना कहीं जुमले हमारे आगे छोड़े। तो ये जरूर हम सरकार से कहना चाहते हैं। ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन सुधीर जी। देखिए, उन्होंने बात कही ओलावृष्टि की जो बात, इसमें बिल्कुल सही बात कही। हमारे मुख्यमंत्री ने सदन में कहा जहां जहां ओलावृष्टि हुई वहां विशेष गिरदावरी करके 72 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है और उचित मुआवजा दिया जाएगा। बात रही दवा घोटाले की, जिस प्रकार से माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने दवा घोटाला का आरोप लगाया, हमने तथ्यों के आधार पर बताया, पहले भी सदन में बताया, अभी भी बता रहे हैं, जितने का ये आरोप लगा रहे हैं उससे कम की तो खरीद हुई है। किस प्रकार के घोटाले की बात करते हैं। और बिल्कुल सरकार ने कहा था कि जांच करवाएंगे, सरकार जांच के लिए तैयार है, उसके पुख्ता सबूत दीजिए, सरकार करवा दीजिए, तैयार है। नहीं तो बोल तो रहे कि सबूत तो दे दिए। बिल्कुल नहीं, जितना ये आरोप लगा रहे हैं उससे कम की खरीद हुई है। एक मिनट मैं नहीं जानकारी देता हूँ। कोई भी जब आरोप लगता है, खासतौर पर कोई एक सांसद इस प्रदेश का आप पे आरोप लगा रहा है और एक मांग की थी कि एक आयोग आप उसके लिए बनाएं,
क्या आपने वो आयोग बना दिया? किसे दे तथ्य दिए? किसे दे? हमने तथ्य दिए, विधानसभा में पेश किए, जितना आप आरोप लगा रहे हैं उससे कम की तो खरीद हुई है। कैसे घोटाले की बात? यानी कि आप कोई आयोग बनाए है ना, उसको देंगे ना? तैयार नहीं है। क्या प्रवक्ताओं को? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत कम समय, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ बजट सत्र के दूसरे दिन बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन अब उम्मीद है कि और जो जनता से, क्योंकि आज ये कहा जा रहा है कि दूसरे दिन राजनीति तो खूब हुई, लेकिन सदन में जो अहम मुद्दे थे जो उठने चाहिए थे प्रदेश की जनता के हित के लिए, वो शायद कहीं गोल रहे हैं। लेकिन कल का दिन बेहद खास रहने वाला है, डबल सिटिंग होगी और उस डबल सिटिंग में डबल अटैक क्या विपक्ष की तरफ से सरकार पर होगा, ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।